अनुवाद, जैसा कि हम जानते हैं, आज विश्व में एक बहुत बड़ी सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। सामाजिक संप्रेषण का विश्वव्यापी माध्यम भी बन चुका है। हम ये भी जानते हैं कि अनुवादक के लिए या आज के अनुवाद क्षेत्र में साहित्यिक अनुवाद के साथ साथ साहित्येतर अनुवादों की भी बहुत मान्यता बढ़ गई है, क्योंकि आज का जो आधुनिक विश्व है वो साहित्यिक के स्थान पर या साहित्यिक अनुवाद के साथ साथ ही साहित्येतर अनुवाद को अधिक उपयोग में ला रहा है। दुनिया के ज्ञान संबंधी आदान प्रदान में साहित्येतर अनुवाद की बड़ी भूमिका पहले भी रही है और अब तो बहुत बढ़ गई है। हम यहाँ साहित्यिक अनुवाद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद का एक अपना धरातल है और यह भी अगर हम भारत में या दुनिया के किसी भी भाग में अनुवाद के इतिहास को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिक अनुवाद की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। साहित्य का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में परस्पर होता रहा है। भारत में ये परंपरा बराबर लागू रही। संस्कृत से पहले अनुवाद होते रहे, अंग्रेजी से भी किए गए और फिर परस्पर भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद की एक लंबी परंपरा रही है। भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारतीय भाषाओं में और फिर एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में। तो साहित्य का एक बड़ा समृद्ध अनुवाद परंपरा भारत में रही है। ये परंपरा मानती है कि साहित्यिक कृति एक संश्लिष्ट रचना होती है, अपने में संगठित, भाषिक दृष्टि से बहुत ही गज्जिम रूप में बिनी हुई। इसके दो मूल भेद हैं जो सर्वविदित हैं, काव्य और गद्य, पोएट्री एंड प्रोज। गद्य के अंतर्गत सभी गद्य विधाओं को रखा जा सकता है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि को। इनके घटक तीन माने गए हैं, भाषा की दृष्टि से, अनुवादक की दृष्टि से या अनुदित पाठ की दृष्टि से। विवरण, गद्य पाठ में विवरण होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं और एकालाप होते हैं, मोनोलॉग होते हैं। इसीलिए गद्यानुवाद अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं की भी मांग करता है। आप कहानी और उपन्यास को देखिए तो उसमें विवरण भी मिलेगा, संवाद भी मिलेंगे, एकालाप भी मिलेगा। नाटक देखिए तो उसकी स्थिति अलग है, वहाँ संवाद ज़्यादा मिलेंगे, विवरण कम मिलेंगे। इनकी चर्चा हम अभी करेंगे विस्तार से। तो गद्यानुवाद के विषय में इसीलिए कहा गया कि इसे एक पूरी प्रोक्ति के रूप में, डिस्कोर्स के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का भी विन्यास होता है। इसमें वाग्मिता परक या रैटरिक अभिव्यक्तियाँ भी मिलती हैं, सृजनात्मक प्रयोग भी दिखाई देता है, जाति सूचक शब्द भी आ जाते हैं, भोज्य पदार्थ भी होते हैं, संवाद, एकालाप और विवरण तो होता ही है। इनके कुछ उदाहरण भी हम अभी आगे की चर्चा में लेंगे, जिससे ये बात और खुलकर सामने आ जाएगी। काव्यानुवाद के लिए ये कहा गया है कि ये कविता जो होती है या काव्य जो होता है वो साहित्य का बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप है। तो अगर साहित्य का उत्कृष्ट स्वरूप है तो ये निश्चित है कि वो भाषा का भी उत्कृष्ट स्वरूप है। यानी कविता बहुत ही
चाहे वो सामान्य भाषा में भी लिखी जाए, लेकिन वो जो भावों का, उत्कृष्ट भावों की अभिव्यक्ति है, वो कविता में बड़े ही उच्च स्तर पर की जाती है, गुम्फित करके की जाती है, जिसे पकड़ पाना सामान्य रूप से संभव नहीं होता। लेकिन अनुवादक ये प्रयत्न करता है कि वो एक भाषा की कविता को दूसरी भाषा में अंतरित कर सके। यहाँ भी मुहावरे, लोकोक्तियों का विन्यास रहता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें संरचना, कथ्य, प्रभाव, शैली, ये सब एक दूसरे में, जैसा अभी कहा गया, गुथे रहते हैं। अलग अलग इसमें दृष्टि अनुवादक को अपनानी चाहिए। पाठ को देखते हुए वो विषय प्रधान दृष्टि अपना सकता है, साहित्येतर प्रधान दृष्टि अपना सकता है और भाषिक प्रधान दृष्टि भी अपना सकता है। लेकिन आज अनुवाद शास्त्र ये कहता है कि इन दृष्टियों को अलग अलग अपनाना कविता को पकड़ पाने में या पूरी तरह उसे विवेचित करके अनुदित पाठ में लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ये दृष्टियाँ, अर्थात विषय प्रधान दृष्टि, साहित्येतर प्रधान दृष्टि और भाषिक प्रधान दृष्टि कविता के अनुवाद के लिए, काव्यानुवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम ये देखें कि साहित्यिक अनुवाद की प्रक्रिया अन्य प्रकार के पाठों से भिन्न होती है। प्रमुख अनुवाद शास्त्रियों ने साहित्यिक अनुवाद को निम्नलिखित 8 सोपानों में विभाजित किया है। इस पर हम आप अवश्य ध्यान देंगे और इन 8 सोपानों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये विभाजन किसी भी साहित्यिक पाठ के अनुवादक के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साहित्यिक अनुवाद की प्रकृति को समझने में भी इन सोपानों का अपना महत्व है। एक एक करके इन सोपानों को आपके समक्ष रखा जा रहा है। नंबर 1, मूल कृति के लेखक का विचार, जिसे मंतव्य या उद्देश्य भी कहा गया है। हम संदेश भी कह सकते हैं। संप्रेषण क्रिया में जिस संदेश की बात की जाती है, हम इसे मैसेज के रूप में भी देख सकते हैं। नंबर 2, मूल भाषा की अभिव्यक्ति 3 स्तरों पर, शब्द स्तर पर, शैली स्तर पर और वाक्य स्तर पर, जिसकी चर्चा अभी हमने कुछ समस्याओं की बात करते समय भी की थी। मूल भाषा की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है? मूल पाठ में शब्द के स्तर पर, शैली के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर, इसे विश्लेषण के सोपान पर देखना चाहिए। नंबर 3, मूल कृति को देखना प्रोक्ति या पाठ के रूप में, एक पूरे डिस्कोर्स के रूप में, एक टेक्स्ट के रूप में। नंबर 4, मूल पाठ के पाठक के रूप में अनुवादक की भूमिका। गंभीरता से किसी पाठ को अनुवाद करने की दृष्टि से बार बार पढ़ना और उसकी सूक्ष्मताओं को आत्मसात करना। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ है अनुवादक की अर्थ ग्रहण की क्षमता। वो क्षेत्रीय अर्थों को भी ग्रहण करने का प्रयास करे, सामाजिक अर्थ को भी ग्रहण करने का प्रयास करे, सांस्कृतिक अर्थ को भी, मिथकीय अर्थ को भी, शैली अर्थ को भी, इन सब को वो ग्रहण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए साहित्यिक पाठ के अनुवादक में। अगला ये कि अनुवादक की लक्ष्य भाषा में अंतरण की क्षमता पूरी होनी चाहिए, यानी लक्ष्य भाषा का ज्ञान उसका भाषा के स्तर पर भी हो, समाज और संस्कृति संबंधी ज्ञान भी उसे हो, लक्ष्य भाषा में निहित। तो इस प्रकार जब साहित्य का अनुवादक करता है तो उसे लक्ष्य भाषा का, लक्ष्य भाषा समाज की प्रकृति का और लक्ष्य भाषा समाज की संस्कृति का भी पूरा बोध होना चाहिए, तभी वह साहित्यिक पाठ का
कौशल युक्त ढंग से अनुवाद कर सकेगा। अगली बात कि अनुवादक की मूल भाषा के भाषेतर या सामाजिक पक्षों पर भी पकड़ होनी चाहिए, यानी दोनों में, लक्ष्य भाषा के भी इन सभी पक्षों पर और स्रोत भाषा के भी सभी पक्षों पर। और आखिरी ये कि लक्ष्य भाषा की प्रकृति या आत्मीयता के अनुरूप लक्ष्य भाषा पाठ के गठन की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी वो जब लक्ष्य भाषा का साहित्यिक पाठ का अनुवाद लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करे तो वो लगना चाहिए कि वो कृति लक्ष्य भाषा की ही कृति है, न कि एक अनुदित कृति। इस प्रकार साहित्य को जब हमने दो मोटे भागों गद्य और पद्य में बांटा है तो हम इस ओर भी आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की परंपरा पुरानी और विस्तृत भी है और व्यापक भी, जिसकी अभी हमने चर्चा की। गद्य और पद्य की विधाएं अलग अलग होती हैं, अतः इसकी शैली भी अलग अलग होती है। पद्य पाठ के अंतर्गत प्रबंध काव्य भी आ जाते हैं, गीत भी आ जाते हैं, कविता, छंद मुक्त कविता आदि को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। पद्य पाठ की संरचना पर कालक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे मध्यकालीन काव्य, भारतेंदु युगीन काव्य, आधुनिक काव्य, जिसके अंतर्गत हम छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कविता या नई कविता को भी रख सकते हैं। इन सब में पाठ की संरचना समाज और संस्कृति के धरातल पर अलग अलग प्रारूप मिलते हैं, भेद मिलते हैं। हिंदी में इन कालबद्ध रचनाओं का अपना शिल्प और शैली है। इस दृष्टि से अनुवादक को पाठ चयन करते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सूर, मीरा, तुलसी का अनुवाद, भारतेंदु के नाटकों का अनुवाद, निराला का अनुवाद आदि ऐसे पाठगत भेद हैं जिन्हें अनुवादक को चुनौती के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। एक ही काल के भिन्न भिन्न रचनाओं में भी पाठ वैविध्य मिलता है, अतः जिस प्रक्रिया से मीरा का अनुवाद किया जाएगा उसी प्रक्रिया से सूर का नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो अनुवाद प्रक्रिया निराला के काव्य के अनुवाद में अपनाई जाएगी वह पंत के अनुवाद के लिए अपर्याप्त भी हो सकती है। इसीलिए भिन्न भिन्न रचनाओं में भी पाठ वैविध्य मिलता है, अतः जिस प्रक्रिया से मीरा का अनुवाद किया जाएगा उसी प्रक्रिया से सूर का नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो अनुवाद प्रक्रिया निराला के काव्य के अनुवाद में अपनाई जाएगी वह पंत के अनुवाद के लिए अपर्याप्त भी हो सकती है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक कवि अपनी रचनाओं को एक ही शिल्प या शैली में अभिव्यक्त नहीं करता, उसमें भी वैविध्य होता है। उदाहरण के लिए सूर के वात्सल्यपूर्ण पदों की भाषा और उसका शिल्प भिन्न है। श्रृंगार और भ्रमर गीत के पाठ इस दृष्टि से नितांत अलग हैं। इसी प्रकार निराला में हमें गीत का छंद भी मिल जाता है, गज़ल भी, मुक्त छंद भी और बहुत लंबी कविताओं का रचना विधान भी। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब का अनुवाद एक ढर्रे पर या एक ही अनुवाद प्रक्रिया अपनाकर नहीं किया जा सकता। गद्य की भी ऐसी ही स्थिति है। गद्य विधाओं के अंतर्गत हम नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी आदि को रखते हैं, लेकिन गद्य की सबसे लोकप्रिय दो विधाएं हैं, कहानी और उपन्यास। सामान्य धरातल पर देखें तो नाटकों में संवादों की प्रमुखता होती है। विवरण आदि नाटक के नाट्य निर्देश में दिखाई पड़ते हैं अथवा पात्रों के अंग संचालन को बताने के लिए विवरण दिए जाते हैं। जीवनी या आत्मकथा का पाठ अधिकांशतः भूतकालिक वाक्य संरचना में
रचा जाता है, पास्ट टेंस में रचा जाता है, जिसमें संवाद कम और विवरण अधिक होते हैं, जबकि निबंध में संवाद अति न्यून होते हैं और इसमें विचारों, धारणाओं, मूल्यों और समस्याओं का विवेचन किया जाता है। पाठ की दृष्टि से कहानी और उपन्यास दोनों ही सबसे संश्लिष्ट विधाएं हैं। इनमें विवरण भी होते हैं, संवाद भी, एकालाप भी और भाषण तथा विचारों का संगठन भी। कथा साहित्य का फलक भी बहुत बड़ा होता है। अनेक सामाजिक वर्ग के पात्र इनमें रचे जाते हैं, जिनकी अपनी भाषा होती है और अपना तौर तरीका होता है। इन सब को अनुवाद में उतार पाना अनुवादक के लिए अनेक समस्याएं पैदा करता है। इन समस्याओं को समझने और इनके समाधान के लिए प्रसिद्ध अनुवादक बेलक ने काफ़ी पहले सन 1931 में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नंबर 1, पाठ को अंश अंश रूप में ग्रहण करना, अर्थात किसी गद्य पाठ को या विशेष रूप से कथा उपन्यास के पाठ को अनुवाद के लिए चुना जाता है तो उसके अलग अलग अंशों को की पहचान करना और उन्हें अलगाना कि कौन सा विवरण का है, कौन सा संवाद का है, कौन सा एकालाप का है। सीधे एक साथ इनका अनुवाद क्रमबद्ध ढंग से करना उचित नहीं माना गया है। नंबर 2, मुहावरों और लोकोक्तियों का लक्ष्य भाषा में अर्थपरक विन्यास करना, अर्थात अर्थ को समझकर पहले तो हम ये देखें कि वो मुहावरा या लोकोक्ति लक्ष्य भाषा में है या नहीं, या उसके समतुल्य कोई अभिव्यक्ति है या नहीं, और अन्यथा उसका अर्थपरक विन्यास करके फुटनोट में देना। जो निकटतम मुहावरे या लोकोक्तियाँ मिलते हैं हिंदी और अंग्रेजी के संबंध में, उनके एक दो उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अंग्रेजी में हमने इसकी जब खोज की तो हमें एक समतुल्य अर्थ देने वाला अंश मिल गया। ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो ऐसे अनेक मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं जो दूसरी भाषा में किसी अन्य शब्दों में बंधकर मिल जाती हैं और अनुवादक का काम हो जाता है। तीसरा, पाठ के मंतव्य के आधार पर अनुवाद करना, यानी संदेश को महत्व देना। चौथा, समतुल्य भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रति सतर्कता बरतना। जो समतुल्य लगते हैं उनकी जरा छानबीन करना, उन पर विचार करना और तब उन्हें रखना, क्योंकि हो सकता है कि एक से अधिक समतुल्य भाषिक अभिव्यक्तियां लक्ष्य भाषा में उपलब्ध हों। अगला कि अनुदित पाठ में लक्ष्य भाषा की सृजनात्मकता को महत्व देना। ये बात हमने पहले भी कही कि उसे मूल पाठ का बिल्कुल अक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसमें लक्ष्य भाषा की जो विशेषता है, अस्मिता है, पहचान है, उसे भी अभिव्यक्त होना चाहिए। और अंत में ये कि अंतरण जो किया जाए, जो ट्रांसफ़र किया जाए, वो प्रभाव से रहित, मूल के प्रभाव से रहित हो, जिसमें लक्ष्य भाषा में कथ्य को सृजनात्मक बनाकर प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो 6 बेलक के सिद्धांत हैं साहित्यिक अनुवाद के, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साहित्यिक कृति हमेशा भाषाबद्ध होती है। कृति की भाषा में निहित अर्थ की व्यापकता उसकी समाज सांस्कृतिक विशिष्टता से आती है। अर्थात गद्यानुवाद और काव्यानुवाद दोनों में भाषा प्रकार्य को महत्व दिया गया है। अब आइए इस बात पर भी विचार कर लें कि साहित्य में
जो भाषा प्रकार्य है वो कितने धरातलों पर काम करता है। एक भाषा प्रकार्य सांस्कृतिक है जिसकी हमने चर्चा की। दूसरा भाषा प्रकार्य प्रयोजन मूलक है कि यदि किसी पाठ में संगीत पर, चित्रकला पर कोई अंश आ जाता है, जानवरों की लड़ाई पर, दंगल पर, तो ये ऐसा विशिष्ट पाठ होगा जो उस जीवन को या उस लोक जीवन को उभारने वाला होगा। ऐसी ही स्थिति छोटे छोटे पर्वों और त्योहारों की भी है। किसी रचना में नागपंचमी का उल्लेख आ जाता है, किसी में रक्षाबंधन का, किसी में छठ का। तो हमें ये देखना होगा अनुवादक को कि ये जो सांस्कृतिक पक्ष इसमें गुथे हुए हैं उनका प्रकार क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका संदर्भ क्या है। इसी तरह जो मिथकीय संदर्भ हैं वो भारतीय भाषाओं में बहुत गहरे हैं। कभी ये पुराणों से जुड़े हैं, कभी हमारे देवी देवताओं से संबंध है, कभी हमारे धार्मिक विश्वासों के साथ इनका संबंध है और इनके बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं, इनके गहरे सह संयोजन हैं, इनके बहुत से ऐसे प्रारूप हैं जो समाज में मान्य हैं। जैसे शिव पार्वती को आदर्श पति पत्नी का स्वरूप मानना, या राम सीता को मानना, या किसी पात्र को, भरत को मान लीजिए, आदर्श भाई का प्रतीक मानना। ये इस तरह के तत्व हैं जो मिथकों में भी गुथे होते हैं। तो इनका विवेचन अनुवादक को करना पड़ता है, विशेष रूप से जो साहित्यिक पाठ का अनुवादक है।